नहीं, ऑप्शन में था। तो जीनियस का तो कोई इधर वर्क ही नहीं है ना, ठीक है ना। मतलब क्या है, आप देखिए ना, पैसेज को थोड़ा सही होने से पढ़े, वहां पर उन्होंने इंडिकेट किया है कि अगर कोई इस तरीके से काम करता है, आवाज न करे बेटा, अगर कोई इस तरीके से काम करता है या अपने आप पे भरोसा रखता है, यकीन रखता है, अपनी थॉट्स को, अपनी बातों को रिजेक्ट नहीं करता है, सेल्फ बिलीव होता है, वो जीनियस है, ठीक है ना। वो जीनियस है। अब ये नहीं बताया गया हमें कि जीनियस ये करता है, जीनियस का काम ये या उसकी अचीवमेंट्स हैं या क्या, लेकिन सिर्फ आपको जीनियस बनने के लिए क्या करना चाहिए, बिलीव योरसेल्फ, ट्रस्ट थाई सेल्फ, ठीक है ना। काफी लाइनें, मतलब काफी क्लियर था ये बेसिक, बेसिक मुश्किल नहीं था। तो उसमें मतलब ये दिया हुआ है, और फिर उसमें ये भी एक बात दी गई है कि मतलब जो हमारी रिजेक्टेड थॉट्स है, जो मतलब हमसे नहीं हुआ, और फिर हमें नजर आती है यार ये तो मुझे भी समझ में आ रहा था, ये मैं भी कर सकता था, और मैं भी मतलब ऐसा बन सकता था, लेकिन मुझसे नहीं हुआ। लेकिन जो हमें कामयाब नजर आता है इंसान, उसी में हमारी थॉट्स नजर आती है, हमें नजर आता है कि ये काम हम कर सकते थे लेकिन हमसे नहीं हुआ, जिसने किया वो जीनियस हुआ। तो ये, और फिर वर्क क्या माना, मार्क ऑफ जीनियस क्या है, माना निशानदेही, जो उसका, उसकी माना पहचान क्या है, पहचान क्या है और थीम क्या है, बस। तो इसीलिए बेसिक मुश्किल नहीं था, और थोड़ा मतलब अच्छा था कि हम उस पर फॉलो करें। मैंने हिदायतन गुफ्तन आपको ये पैसे दिया था कि आप पढ़ें और इस पे अमल करें, ठीक। तो अब इसको प्लीज हम टेस्ट को वापस नहीं करते, मैंने काफी आपको पढ़ाया, बताया, समझाया, अब सारा दिन वापस वही टेस्ट हम लेकर आए, उसको एक्सप्लेन करें नहीं, आगे नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। होपफुली आपकी अच्छी रिजल्ट आई होगी, ठीक है ना। अब अगर कोई एरर वगैरह हुई है तो देखो कोई ना कोई इग्नोरेंस है आपकी तरफ से, मुझे बताओ कौन सी बातें हम छोड़ते हैं या नहीं करते या डिस्कस नहीं करते। तो आप कहीं पे शायद कुछ कर रहे होंगे, इसीलिए आपकी गलतियां होती हैं। गलतियां ना करो प्लीज, हम तो आपको ये बोलेंगे मेहनत करो अभी, ठीक है ना। अब देखो चौथी जीटी स्टार्ट होने वाली है, वक्त कैसे मतलब कितना तेजी से जा रहा है। चौथी जीटी अभी हमने शुरू की है क्लासेस, इतना टाइम भी नहीं हुआ है, लेकिन इतना फास्ट हम पहुंच गए। और ये आप देखेंगे महीने दो के अंदर हमारी 10वीं जीटी होगी। तो ये टाइम जा रहा है आपका, और इसीलिए आप टाइम पे जो है वो ध्यान दें, वक्त जल्दी से निकल जाएगा। आज जो हम डिस्कस करेंगे बेटा प्रोनाउंस के बाकी जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स रहते हैं या काइंड्स रहते हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे, उनको ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। और ये हमारे जीटी नंबर 4 का सिलेबस आज से स्टार्ट है। जीटी नंबर 4 का सिलेबस आज से स्टार्ट है, अब बताने की जरूरत ही नहीं है, जो आज से पढ़ रहे हैं वो जीटी नंबर 4 का सिलेबस है। और वो 4 का सिलेबस है हमारा रिलेटिव प्रोनाउंस, ठीक है ना बेटा। हम डिस्कस करेंगे आज से रिलेटिव प्रोनाउंस को डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये रिलेटिव प्रोनाउंस का। और आप देखो रिलेटिव प्रोनाउन जैसे वर्ड खुद हमें बताता है, इस वर्ड खुद का मतलब क्या है, यानी जो मतलब रिलेटिव्स वाला मामला हो, जैसे आपका मामू भी होगा या आपका चचा भी होगा, कोई मतलब ऐसे रिलेटिव्स हमारे होते हैं, उनसे हमारा जो रिलेशन होता है। सिमिलरली ये वर्ड्स भी सेंटेंस में आकर इस टाइप का रिलेशन जो है वो हमें बताते हैं, सेंटेंस के साथ रिलेशन बताते हैं, ठीक है ना। यानी अगर दो सेंटेंसेस होते हैं या नाउन्स होते हैं, उनके साथ रिलेशन बताने के लिए हम ये वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। वो कौन से वर्ड्स हैं, देखो वो वर्ड्स हमारे पास वो होता है, वो वर्ड्स हमारे पास वो होता है, वो वर्ड्स हमारे पास दैट होता है, सॉरी सॉरी, वो वर्ड्स हमारे पास दैट भी हो सकता है, वो वर्ड हमारे पास विच भी हो सकता है, वो वर्ड हमारे पास हुज भी हो सकता है, ठीक है ना। और वो वर्ड हमारे पास वाट भी हो सकता है, तो एटसेट्रा। ये जो हमारे वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स रिलेटिव प्रोनाउंस में हम इस्तेमाल करते हैं। यानी सेंटेंस के अंदर नाउन से या दो सेंटेंस को ज्वाइन या कनेक्ट करने के लिए भी हम ये वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। अब देखो ये जो होता है सबसे पहले, यानी सबसे पहले आप देखें जो हु होता है, पहली बात तो ये देखो सब्जेक्ट भी होता है, ठीक है। और ये हम पीपल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, पर्सन या पीपल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। होम जो होता है हमारा ऑब्जेक्ट होता है, और ये भी पर्सन और पीपल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं।
अच्छा, जो दैट होता है, अब इनके अंदर देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का यूज होता है, और ये भी आपका पीपल एंड थिंग्स के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। विच भी आप देखो हमारा सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी पॉसिबली हो सकता है। हुज जो होता है बेटा देखो, सॉरी, ये थिंग्स के लिए आप इस्तेमाल करें, लेकिन इसके अंदर पीपल का भी एक्सेप्शन है, लेकिन आप इधर लिखते नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से यूज होता है, आप मुझे बताना, पूछना। अच्छा, उसके बाद देखो हुज जो है, यानी हम हुज को जो इस्तेमाल करते हैं ये पजेसिव के केस में इस्तेमाल करते हैं, जो पोजीशन वाली मीनिंग होती है उसमें हम इस्तेमाल करते हैं, और व्हाट भी हम थिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, या जो इनडेफिनेट चीजें होती हैं खास तौर पर हमें पता नहीं होता, आपको थोड़ा मैंने पढ़ाया भी होगा, तब हम देखो इस्तेमाल कर देंगे। तो सबसे पहले हम यानी कंपैरिजन में और डिफरेंस में इन दो वर्ड्स का मतलब जिक्र करेंगे, हु और होम का जिक्र करेंगे। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो हु और होम के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि हु और होम हमें मतलब नजर तो बिल्कुल आसान आते हैं, मसला नहीं है जब सेंटेंस हम लगाते हैं, लेकिन काफी वाकई आसान सेंटेंसेस होते हैं, उनमें बिल्कुल डिफरेंस नहीं होता। लेकिन जब हम कोई ऐसा सेंटेंस बनाते हैं तो वहां पर आप देखो हमें प्रॉब्लम होता है। बेटा देखो हूँ जो मैंने लिखा है ना, हूँ जो लिखा है मैंने, सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो जब हूँ सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है तो आपको एक बात का इल्म होना चाहिए कि सब्जेक्ट जो है ना वर्ब के बगैर कभी नहीं आएगा, और वर्ब सब्जेक्ट के बगैर कभी नहीं आता। यानी जब सब्जेक्ट आता है, आप देखो तो सब्जेक्ट आता है तो सब क्या इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट के साथ आप जो वो वर्ब इस्तेमाल करेंगे, और वर्ब जो वो सब्जेक्ट के लिए आता है। तो हु हम जब भी सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे तो वो वर्ब कैरी करता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर देखें, हम इस्तेमाल करेंगे ही इज अ स्टूडेंट। बेटा देखो एग्जाम्पल के तौर पर, ही इज अ स्टूडेंट हु स्टडीज अ लॉट, ठीक है बेटा। देखो ही इज अ स्टूडेंट हु स्टडीज अ लॉट। तो अब देखो ये हमारा हु आ गया, ठीक है। और हु को हमने कहा है कि हु जो है ना सब्जेक्ट है, तो ये देखो हु सब्जेक्ट आ गया। जो सब्जेक्ट होता है तो सब्जेक्ट को किस चीज की जरूरत होती है, वर्ब की जरूरत होती है, तो ये देखो हमने वर्ब इस्तेमाल कर लिया। फिर देखो इनके एंटीसीडेंट भी होते हैं, हमने ये पहले भी पढ़ा है, ये एंटीसीडेंट के तौर पर भी हमारा इस्तेमाल होता है। अच्छा, फिर इनमें पता है क्या होता है, जब हु और होम के सेंटेंसेस थोड़े लॉन्ग और लेंथी हो जाते हैं तब हमें डिसाइड करना होता है यानी वर्ब के ऊपर। यानी अगर देखो वर्ब आ रहा है, यानी वर्ब अगर बढ़ रहा है, एक होता है अगर सब्जेक्ट और वर्ब बराबर हो जाते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब बराबर हो जाते हैं तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, तो हम होम इस्तेमाल करते हैं। अगर वर्ब बढ़ जाता है सेंटेंस, अगर यानी सेंटेंस में वर्ब बढ़ जाता है, ठीक है, तो हम हु इस्तेमाल करें। ये बात वापस आप सुनो, इसमें नहीं है, इधर तो हमने सिर्फ ऊपर वाला जो स्टेटमेंट लिखा है ना कि हु जो इस्तेमाल होता है वो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। जब सब्जेक्ट होगा यानी हु जब सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है तो देखो वर्ब कैरी करता है। तो हमने एग्जाम्पल दिया है बेटा, देखो ये हमने एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल दिया है। तो आप देखो ये भी आपका सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट को किस चीज मतलब क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, तो हमने इसको भी देखो वर्ब दे दिया। अब हम आते, और ये क्या हुआ फिर, इज अ स्टूडेंट, बेटा ये क्या हुआ, ये कॉम्प्लीमेंट हुआ। यानी इधर इस सेंटेंस के पार्ट का जो ये फर्स्ट पार्ट है सेंटेंस का, इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, लेकिन इसका आगे भी ताल्लुक है, ऐसा नहीं है ये खत्म हो गया, इस वर्ड का कोई ताल्लुक ही नहीं है अगले मतलब जुमले के साथ। जाहिर है ये जो हु इस्तेमाल हुआ ना, ये इस एंटीसीडेंट के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो देखो ही इज अ स्टूडेंट हमने इस्तेमाल किया, हु स्टडीज अ लॉट, तो इस हु का इससे ताल्लुक है जो कि ये इस सेंटेंस का एंटीसीडेंट है। लेकिन इधर अब ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, इधर देखो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये आपका सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ। लेकिन आगे जो हमने स्टडीज लगाया ये भी इसको देकर लगाया, लेकिन हमने हु क्यों लगाया, बात ये कि होम नहीं आया, हु लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि इधर वर्ब आ रहा है, क्योंकि इधर वर्ब आ रहा है। जब वर्ब आता है तो आप देखो हम ये नहीं इस्तेमाल करते हु टीचर्स, देखो हम लगा दें हु टीचर्स इंग्लिश, हम ये नहीं बोलते होम टीचर्स इंग्लिश, हु टीचर्स। तो हु टीचर्स क्यों लगाया हमने, भले ये इंट्रोगेटिव है यानी रिलेटिव नहीं है यहाँ पर,
लेकिन फिर भी हु क्योंकि सब्जेक्टिव वर्ड है, इसीलिए सब्जेक्टिव वर्ड को वर्ब की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसीलिए हमने वर्ब इस्तेमाल किया। तो ये बिल्कुल क्लियर बात पड़ी है इधर, यानी हूँ जब आता है तो सब्जेक्ट के तौर पर आता है और फिर हम उसके साथ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। अब एक और सेंटेंस इसके साथ ही हम कनेक्ट करते हैं, जैसे आप देखो ही इज अ स्टूडेंट, ओके, इज अ स्टूडेंट, और हूँ या हूँ, बेटा देखो हूँ हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब आपका वर्ब जो है ना बराबर हो जाए। मतलब बराबर कैसे, आप बोलेंगे सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, आप क्लियर करके थोड़ा बताएं। बराबर से मुराद ये कि जितने सब्जेक्ट हो ना सेंटेंस में, उन सब्जेक्ट्स को वर्ब मिल जाए, यानी हर सब्जेक्ट को अपना अपना वर्ब मिल जाए, तो वहां पर आप हूँ लगा लो, यानी वर्ब एक्स्ट्रा बचे ही ना सेंटेंस के अंदर, वर्ब ज्यादा बचे ना, क्योंकि वर्ब, तो वर्ब के लिए आपके पास सब्जेक्ट होना जरूरी है, क्योंकि वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट वर्ब के लिए आता है। इसी बात पे हम देखो फोकस कर रहे हैं। अगर आपके पास वर्ब एक बच गया तो आपको देखो लगाना पड़ेगा वो, अगर आप सब्जेक्ट्स सॉरी वर्ब्स जो सेंटेंस में मौजूद सब्जेक्ट्स हैं उनको आप तकसीम करके दे देते हो, ठीक है ना, तो आप होम लगा लो। तो इसी बात को हम देखेंगे, ठीक है ना। ही इज अ स्टूडेंट, हु या होम दे, whom they appreciated. He is a student whom they appreciated in the class. हम ऐसे प्लीज 4-5 सेंटेंसेस प्रैक्टिस करते हैं, जब तक क्लियर ना हो ना तब तक जो वो ये करते रहेंगे, आपसे पूछते रहेंगे, आपसे सेंटेंस भी लेते रहेंगे। अच्छा बेटा देखो, he is a student whom they appreciated in the class। तो अब हम ये करते हैं, यानी यहाँ से आते हैं हम ऊपर, ये सेम सेंटेंस आता हमारा, सब्जेक्ट भी हमने इधर रखा, सब्जेक्ट रखा, तो देखो इसको हमने वर्ब दे दिया, यानी यहाँ से सब्जेक्ट और वर्ब हमारा कंप्लीट हो गया। फिर हम आते हैं इधर, यानी इधर हम आते हैं, देखो ये हमारा सब्जेक्ट हुआ और इधर क्या हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया, ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब, मतलब यहाँ पर इसको मिल गया। अब आगे आते हैं, देखते हैं कहीं पे हमें जो वर्ब मिलता है, देखो इस सेंटेंस में कहीं से हमें वर्ब नहीं मिलता, पहले यहाँ से आप काउंट करें, किसी से नहीं मिलता। तो जब आपको एक्स्ट्रा वर्ब सेंटेंस में नजर नहीं आ रहा है, तो हम कौन सा जो है वो वर्ड अब चूज करें, हूम चूज करेंगे। ही इज अ स्टूडेंट whom they appreciated in the class। बेटा देखो यहाँ पर हमें वर्ब नहीं मिल रहा है, ये हुई बराबर वाली बात, यानी ये हुई बराबर वाली बात। आप देखो, यानी जब आपका सब्जेक्ट और यानी क्या वर्ब, ये अगर आपके क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो आप होम इस्तेमाल करें, सब्जेक्ट वर्ब बराबर हो जाए, ठीक है ना। सब्जेक्ट और वर्ब देखो आपके बराबर हो जाए, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट और वर्ब इसको मिल गया, सब्जेक्ट और वर्ब यहाँ से भी मिल गया, कोई मसला नहीं है। तो हमने यहाँ पर होम को हटाकर और होम को चूज कर लिया, ये होता है। समझ में आ रही बात या नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। यानी ऊपर लिखा हुआ है, देखो सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए, वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए, मिल जाते हैं, हमें हु नहीं लगाना है। वर्ब आपका सेंटेंस में एक्स्ट्रा पड़ा है, उसको सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, तो आप हु जो है ना उसको दे दो वर्ब के तौर पर, वो सब्जेक्ट के तौर पर, सॉरी। अच्छा एक और सेंटेंस देखें, अ बॉय, a boy in our class ठीक है ना, a boy in our class whom we taught has come to meet us, ठीक है ना। तो अब देखो बेटा, a boy in our class whom we taught has come to meet us। तो अब तो जो शुरू वाला पार्ट है सेंटेंस का, आप देखो वहां पे भी थोड़ी गड़बड़ है, यानी वहां पर भी मसला है। वहां पर कौन सा मसला है, यानी आप देखो वर्ब भी नहीं है उधर, हमने सेंटेंस तो बना दिया, हमें तो थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि मीनिंग ही नहीं दे रहा। तो आप देखो
जब भी आपका सेंटेंस बने शुरू में और उससे उधर जो है वो सब्जेक्ट भी दिया हुआ और वर्ब नहीं होता, यानी अगर आपका सेंटेंस शुरू वाला पार्ट बना ना, अब बॉय इन वर्ब क्लास हूं या हूं, ये मतलब शुरू में आ गया और आपको अगर कहीं वर्ब नजर नहीं आ रहा है सेंटेंस के उस पार्ट में, तो आप समझ लो कि उसका जो वर्ब होगा वो लास्ट वर्ब उसी का होगा, जो शुरू वाला वर्ड होगा उसका लास्ट वर्ब होगा, अगर वर्ब नहीं है। ठीक है ना, अगर वर्ब नहीं है, बेटा देखो इधर वर्ब पड़ा है, इसको मिल गया इधर वर्ब, इसको मतलब इधर वर्ब मिल गया, तो ये तो वर्ब मिल गया इधर इन दोनों को। ठीक है, तो इनका वर्ब लास्ट में नहीं होगा क्योंकि इमीडिएटली उधर ही उनका वर्ब पड़ा है। लेकिन ऐसा ही कोई हम सब्जेक्ट लिखते हैं, लेकिन उससे अगर कोई वर्ब नहीं मिल रहा है और मीनिंग भी पूरी नहीं आ रही है, जाहिर है वर्ब नहीं होगा तो हमें वहां पर सेंटेंस अजीब लगेगा। ठीक है ना, तो उसका जो वर्ब होगा, उसका जो सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, तो इसका वर्ब हमेशा यहाँ से आकर काउंट, यहाँ से आकर देखें, यहाँ से जो आपका वर्ब होगा पहला वो उसी का होगा। देखो ये पढ़ा, ये पढ़ा है वर्ब, ये वर्ब किसका पढ़ा है, ये वर्ब किसका पढ़ा है, तो फर्स्ट वर्ब तो ये आ गया हमें मिला बेटा, फर्स्ट वर्ब तो ये मिला, समझो प्लीज, ये वर्ब तो फर्स्ट मिल गया ना बेटा। ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब का ताल्लुक सब्जेक्ट से नहीं होता, ये हुआ नॉन फाइनाइट वर्ब। अब काफी स्टूडेंट्स को पता नहीं है फाइनाइट नॉन फाइनाइट, ये मुसीबत कौन सी है, मैं बोल तो देता हूं लेकिन पता नहीं है बेटा। फाइनाइट वर्ब वो होता है, फाइनाइट वर्ब वो होता है, थोड़ा एक मिनट प्लीज इधर आते हैं वापस। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब में फर्क क्या होता है, एक होता है आपका फाइनाइट वर्ब, सेंटेंस जो बनता है वो फाइनाइट वर्ब से बनता है, सेंटेंस को या सब्जेक्ट को फाइनाइट वर्ब की जरूरत होती है। जो हम कह रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब, जो कह रहे हैं बेटा, हम कहते हैं ना यानी सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए, तो वो वर्ब फाइनाइट वर्ब चाहिए। फाइनाइट वर्ब कौन सा होता है, फाइनाइट वर्ब वो होता है जो यानी सब्जेक्ट के मुताबिक हो। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, देखो फाइनाइट वर्ब की प्रॉपर्टीज देखो, यानी फाइनाइट वर्ब की प्रॉपर्टीज ये है कि सब्जेक्ट सिंगुलर, देखो सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाए, वर्ब भी सिंगुलर हो जाए, एक प्रॉपर्टी ये होती है फाइनाइट वर्ब। दूसरी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो जाए, ठीक है, तो वर्ब भी प्लूरल हो जाए, ये सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी उसके फॉर्म्स चेंज हो, यानी टेंस जो है उसका चेंज हो जाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म्स में कन्वर्ट हो। ठीक है, यानी उसके वर्ब फॉर्म्स शुड बी चेंज, वर्ब फॉर्म्स शुड बी चेंज। ठीक है, चेंज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द टेंस, यानी उनकी वर्ब फॉर्म्स अगर रिक्वायरमेंट हो रही हो तो उस हिसाब से आप उसका चेंज करें फॉर्म्स। मिसाल के तौर पर कैसे बेटा, मिसाल के तौर पर देखो हमारे पास एक है, यानी ये he will come tomorrow। ठीक है, ये देखो आपका ये हो गया फाइनाइट वर्ब। ठीक है ना, अब इस पे भी आते हैं, मतलब दोनों को क्यों किया है, ये हो गया। दूसरा देखो he comes, तीसरा देखो he came। तो यहाँ पर आपको यानी सिंगुलर प्लूरल का भी थोड़ा महसूस हो रहा होगा बेटा, ये अब ये फाइनाइट वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब हो गया। ये तीनों जो एग्जांपल दिए मैंने, अभी भी और भी कन्वर्ट कर सकते हो, और भी आप मुख्तलिफ टेंसेस है ना, कंटिन्यूस परफेक्ट, उनमें भी आप लिख सकते हो, मतलब ये चेंज होंगे और सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। देखो ही कम्स होगा, अगर इधर दे कम, तो ये देखो प्लूरल हो गया, यानी ये वर्ब प्लूरल, ये वर्ब सिंगुलर, प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया, फ्यूचर टेंस। तो वो वर्ब जो आपका टेंस या नंबर ऑफ सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो जाता है उस हिसाब से चेंज होता रहे, टेंस और वर्ब सिंगुलर प्लूरल में चेंज होता रहे, तो उस वर्ब को आप फाइनाइट वर्ब कहेंगे, उस वर्ब को क्या कहेंगे, फाइनाइट वर्ब कहेंगे। अच्छा, फाइनाइट वर्ब जो होता है ना बेटा, यानी हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ये आपका फाइनाइट वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों को मिलाकर हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ठीक है ना, यानी फाइनाइट वर्ब जो होता है
आपका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों को अगर किधर आता है तो जैसे इज कमिंग हो गया अगर हम इस्तेमाल करें, हेज कम हो गया, ठीक है ना, या वोज कमिंग हो गया, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब को मिलाकर फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो ये देखो आपका फाइनाइट वर्ब हो गया, ये देखो फाइनाइट वर्ब, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल पास्ट टेंस, फ्यूचर, मतलब सब फॉर्म्स में देखो आपका वर्ब चेंज हो रहा है। तो वर्ब्स के फॉर्म्स के अंदर जो चेंज है, मेन जो है ना थीम जो फाइनाइट वर्ब का कौन सा है, यानी मेन वर्ब जो होता है उसके फॉर्म्स में चेंज हो सब्जेक्ट के हिसाब से, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर हो जाए, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल हो जाए, अच्छा उसके बाद टेंस भी चेंज हो जाए, तो ये चीजें चेंज होती रहे तो हम उसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट वर्ब बोलेंगे, ठीक है, फाइनाइट बोलेंगे। नॉन फाइनाइट क्या होता है, नॉन फाइनाइट में चेंज नहीं होती, मतलब इसमें तो चेंज होगी। अच्छा मिसाल के तौर पर हम ये लिखते हैं, ऊपर वाला देखो, he will come to teach us, ठीक है बेटा, he will come to teach us। अब इसमें हमने दोनों वर्ड्स इस्तेमाल किए, एक फाइनाइट वर्ब है दूसरा नॉन फाइनाइट, दोनों हो गए। बेटा देखो अब ये आपसे मैं पूछूं, ये आपका फाइनाइट वर्ब हो गया और टू टीच क्या हो गया, ये नॉन फाइनाइट हो गया, नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया। आप बोलेंगे सर ये नॉन फाइनाइट कैसे, देखो ये नॉन फाइनाइट इसीलिए क्योंकि यहाँ पर आप का टेंस चेंज होता जाएगा। ये वर्ब देखो जैसे हमने इधर लिखा है ना, तो विल कम भी हुआ है, कम्स भी हुआ है, केम भी हुआ है, दे कम भी हुआ है, यानी ये वर्ब आपका चेंज हो जाएगा, लेकिन टू टीच अपनी जगह पर कांस्टेंटली सेम रहेगा। ये चेंज आप ना करें तो भी आपकी मीनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो वर्ब जो भले सब्जेक्ट जैसा भी हो या टेंस जैसा भी हो, लेकिन वो अपना फॉर्म चेंज ना करे, उसको हम नॉन फाइनाइट कहेंगे। अनचेंजिंग वर्ब हो, यानी अनचेंजिंग वर्ब हो, उसको आप नॉन फाइनाइट वर्ब कहेंगे। तो इधर आप देखो ही विल कम टू टीच अस तो भी सही है, he comes to teach us, देखो ये भी सही है, they come to teach us, देखो यहाँ पर फाइनाइट चेंज हो रहा है, फाइनाइट कम्स भी हुआ, अभी फाइनाइट दे कम भी हुआ, फाइनाइट ही केम भी हुआ, फाइनाइट देखो ही इज कमिंग भी हुआ, फाइनाइट देखो दे आर कमिंग भी हुआ, फाइनाइट देखो दे हैव कम भी हुआ या शी हैज कम भी हुआ। तो मतलब फाइनाइट में देखो वर्ब चेंज हो रहा है, समझ रहे हो या नहीं, ठीक है ना। लेकिन ये जो आपका नॉन फाइनाइट है जिसके साथ इन्फिनेटिव टू लगाते हैं, यानी इन्फिनेटिव टू वाला जो होता है वो नॉन फाइनाइट होता है। इन्फिनेटिव टू वर्ब नॉन फाइनाइट हम इस्तेमाल करते हैं, या जेरेंड वाला होता है, जो जेरेंड वाला वर्ब होता है या पार्टिसिपल इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो उससे भी हम नॉन फाइनाइट कहते हैं। जेरेंड जो है ना, जेरेंड को आप बोलेंगे तो नॉन, क्योंकि वो भी चेंज नहीं होता, जेरेंड भी मतलब सेम रहेगा। ही इज प्राउड ऑफ his reading, ठीक है ना, he is proud of his reading या winning, तो आप देखो he is proud of his winning, तो winning देखो जेरेंड है, ठीक है ना। अब he was proud of his winning, तो भी देखो winning रह रहा है। he will be, देखो is चेंज हुआ, was में चेंज हो गया, will में चेंज हुआ, तो वहां पर फाइनाइट वर्ब जो है वो चेंज हो रहा है, लेकिन winning देखो सेम ही सेम रह रहा है। तो देखो जो वर्ब्स, अब देखो इज जो है इज या बी के वर्ब्स हैं, क्या आपको लगते हैं फाइनाइट हो सकते हैं या नहीं। इज देखो वाज हो रहा है, हम ऐसे कभी डिसाइड नहीं करेंगे। अच्छा कुछ स्टूडेंट ये समझेंगे कि सर ने यहाँ पर जो टू टीच रखा है ना, ये नॉन फाइनाइट है, बस अब ये नॉन फाइनाइट, ठीक है ना। तो क्या ये नॉन फाइनाइट माना यहाँ पर मतलब ये जो है वो कॉन्स्टेंटली नॉन फाइनाइट है, या डिपेंड करता है सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन पे, डिपेंड करता है। आप किसी वर्ड को ऐसे नाम ना दो, यानी सेंटेंस में इस्तेमाल करके फिर देखो कि कौन सा फाइनाइट है कौन सा नॉन फाइनाइट है। ऐसा नहीं है, ये सेम टीच आपका फाइनाइट हो सकता है या नहीं हो सकता है बेटा, देखो ठीक है, हो सकता है। द टीचर टीचेस अस, द टीचर हैज टॉट, द टीचर विल टीच, द टीचर इज टीचिंग, टीचर्स टीच, तो देखो चेंज हो गया। तो डिपेंड करता है सेंटेंस के अंदर, सेंटेंस में वर्ब यूज करने के बाद आप जो एनालाइज करो, या बाद में नाम दो कि वो फाइनाइट है नॉन फाइनाइट। लेकिन निशानी ये होती है कि टू अगर लगेगा, ठीक है, वर्ब में टू इन्फिनेटिव टू कहते हैं, तो वो आपका नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। या जेरेंड इस्तेमाल होगा जिससे मैंने आपको बताया तो हो जाएगा। तो इसीलिए
अभी एक बात ध्यान में रखो, यानी सब्जेक्ट को जो वर्ब चाहिए वो फाइनाइट वर्ब चाहिए, जो कि सब्जेक्ट के फौरन बाद आता है। ये सब्जेक्ट के लिए जो आता है वो फाइनाइट वर्ब आता है। तो हमने इसी पे किया, क्योंकि हमारे साथ काफी स्टूडेंट प्लीज जुड़े हुए हैं, शायद आप लोग थोड़ा महसूस कर रहे हो कि सर ये बात हमें पता है, बिल्कुल पता होगी, लेकिन अब देखो एक बहुत बड़ी क्लास है तो उसको साथ लेके चलना भी है, तो हमें थोड़ा करना पड़ता है। मैंने ये बातें जो क्लास में करता हूँ, तो ये सेम बातें मुझे स्टूडेंट मैसेज करके भी कहते हैं, तो सर आप हमें कहते हो कि ये तो आपकी पढ़ी हुई बात है, ये तो पढ़ी नहीं, सर हमें बताओ ये बातें, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स को कहते हैं जिनकी बेचारे की पढ़ी हुई नहीं है, सुनी नहीं है, तो हमें सुनानी पड़ती है। अच्छा, तो अब इधर हम बात कर रहे थे इस सेंटेंस में, प्लीज देखो, अ बॉय इन आवर क्लास या अ बॉय ऑफ आवर क्लास हु या होम वी थॉट हैज कम टू मीट अस। तो बात आकर यहाँ पर मतलब हमने रोकी और मैंने कहा तो ये वर्ब, पहला वर्ब, बात आपको मैंने की कि जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है अगर उसको अंदर वर्ब मिला हुआ नहीं होता तो हम जो वो लास्ट वर्ब कंसीडर करेंगे। तो मीट आपको लास्ट वर्ब लगा, वाकई थोड़ी मीनिंग एक्शन वाली आ रही है, लेकिन ये आपका देखो नॉन फाइनाइट, यानी ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो बेटा नॉन फाइनाइट वर्ब मतलब वर्ब के सब्जेक्ट के साथ तो नहीं लगता, यानी सब्जेक्ट का नहीं होता उस वक्त कुछ बताने के लिए। तो हम फिर आएंगे इधर, तो इधर आएंगे तो कौन सा वर्ब है, कम है, हैज कम, यानी ये एक वर्ब हो गया। अच्छा, अब आप देखो इसको, यानी ये आपका सब्जेक्ट है बेटा, इसको कौन सा वर्ब मिला, ये वर्ब मिल गया। प्लीज समझे, देखो वी को जो हमने टोट दे दिया और हेज का जो हम लेके आएंगे, इसको हम लेकर आएंगे, इसको ये मिलेगा, ठीक है। अ बॉय हैज कम टू मीट अस, अ बॉय हैज कम टू मीट अस, ठीक है ना। आप देखो अगर सेंटेंस आप बनेंगे ना तो सेंटेंस आपका ऐसे बनेगा कि अब टू मीट अस, तो ये हो गया। तो अब आप मुझे बताएं कि क्या इस्तेमाल करें, यानी हु सही है या होम सही, होम सही है। अच्छा, अब बराबर हो गए या नहीं हुए बेटा, अब बॉय को मिला हेज कम और वी को मिला टॉट। अगर आपका कोई वर्ब रह रहा हो तो मुझे बताएं, हम होम को क्रॉस लगाकर हु करें। ये जो है नॉन फाइनाइट है, तो इसीलिए आप इसको हटा दें, क्योंकि हु कब लगेगा, आप देखो कॉमन निकल रहा है नहीं, जो एक्सप्लेन कर रहे हैं उसी में से ये कॉमन निकल रहा है। यानी अभी हमने सिर्फ आपको होम के लिए, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट और वर्ब बराबर हो रहे, जिधर आपका मतलब ज्यादा हो जाता है तो वहां पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, क्यों इस्तेमाल करेंगे। और एग्जाम्पल आप देखें, सॉरी, हेलो, जी जी वालेकुम सलाम। मैं पांच संजय में कौन बैठे जा रिवाइज किया पे पढ़ाया पे हमारी सागे पढ़ाया वो तो विश्व पूरा ध्यान है। अच्छा, तो ये उनकी बेटा देखो, आई सॉ अ मैन हु या अच्छा हु या हूम दे थिंक वाज लिंपिंग अलोंग द रोड, ठीक है ना बेटा। तो आप देखें अब आपको क्या लग रहा है, ठीक है ना, आई सॉ अ मैन बहुत अच्छा है। अच्छा, कुछ तो पता है क्या करते हैं, कुछ मतलब ऐसा करते हैं, यानी अ, यानी मतलब उस को इस तरीके से कहते हैं कि ये इस तरीके से कर दो, ये इस तरीके से कर दो, खत्म, माइनस, ठीक है ना, ऐसा माइनस कर दो। अगर आपको नजर आ रहा है कि वर्ब बचता है, अगर देखो कि वर्ब बचता है तो लगा लो हूं, अगर वर्ब नहीं बच रहा है तो लगा लो हूं। कुछ तो ऐसा भी कहते हैं, लेकिन मैं नहीं कहता ऐसा आपको, ठीक है ना। हो सकता है कि कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसमें ये स्कीम ना भी चले और फिर हम कहाँ जाएंगे,
तो ये कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि आप ऐसा करें, सब्जेक्ट वर्ब में क्रॉस लगा लें, अगर बाकी कोई बचता है तो भाई आप लगा लो क्रॉस, क्योंकि वर्ब किसके लिए आता है, सब्जेक्ट के लिए आता है, और सब्जेक्ट हमने किसको डिसाइड किया है, हु को डिसाइड किया, इसका मतलब आपका हुआ है, यानी हुआ है। कुछ लोग तो ऐसा भी करते, तो अब पता नहीं ये कोई रिलायबल हो ना हो, कहीं पे ऐसा सेंटेंस आगे मिल जाए हमें जिसमें होम भी आ रहा हो और हम ऐसा करके लिख ले, तो ये तरीका ना अप्लाई करें। मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ मतलब आसान जरूर है बहुत, कि देखकर और फिर अगर आकर में वर्ब बचता है तो आप हु लगा लो, अगर नहीं बचता तो होम लगा लो, यानी इस्तेमाल होता है बिल्कुल। लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल पॉसिबल आ ना जाए जिसमें हमें प्रॉब्लम हो। तो बेटा आप देखो, यहाँ पर इसको सब्जेक्ट मिला, वर्ब मिला, हमने इसीलिए कांटा लगाया। इस पे देखो सब्जेक्ट मिला, इसको वर्ब मिला तो हमने लगाया। अभी हमारे पास क्या बचा, वर्ब बच गया हमारे पास। देखो जब वर्ब, इसीलिए हमने हु इस्तेमाल किया, इसीलिए हमने इस्तेमाल किया। आई सा अ मैन हु दे थिंक वाज लिंपिंग अलोंग द रोड। अच्छा देखो, तो यहाँ पर तो प्लूरल है, तो वर्ब क्यों नहीं आया, क्योंकि हु से पहले एंटीसीडेंट देखो वो कौन सा है, एंटीसीडेंट देखो बेटा सिंगुलर है, तो ये जो इस्तेमाल हुआ है वॉज, ये इसके लिए आया। हालांकि ये सेंटेंस यहाँ का है, लेकिन फिर मेन आगे कनेक्ट होता है, क्योंकि हु जो आता है वो आता ही इसीलिए क्योंकि वर्ब बचा है, हु आता ही इसीलिए क्योंकि वर्ब बचा है। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को क्वेश्चन भी होगा, देखो मैं एक ऐसी पॉइंट को ट्राई कर रहा हूँ जो आपके जहन में शायद आए भी, कि सर फिर इसके साथ अगर हमारा वर्ब आ रहा है तो फिर हु क्यों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, तो हु क्यों इस्तेमाल करते हैं, हु क्यों। हमें सर ये बताओ कि ये वर्ब आपका हु से आ रहा है या मेन से लगता है वर्ब, तो आपका जवाब क्या होगा। आप क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स कि सर ये भी पढ़ा है, आप कहते हैं कि ये फिर आगे भी है, ये फिर इसके साथ पीछे भी है, हमें समझ में नहीं आता, फिर कहते हो कि आपके इंग्लिश में बहुत गलत होते हैं। खुद को पढ़ाना आता है पहले, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसीलिए मुझे तो नहीं आता पढ़ाना, इसीलिए इसमें पब्लिकली बता रहा हूँ। देखो आपसे पूछ रहा हूँ, कोई रिकॉर्डिंग भी हो रही होगी, तो इसीलिए क्लास में मैं आपसे ये डिस्कस कर रहा हूँ कि बेटा आप मुझे बताओ कि ये जो वर्ब आगे जाकर हम लगाते हैं, इस वर्ब का ताल्लुक एक्चुअली होता है किससे। अच्छा हु, इसके लिए हम हु लगाते हैं क्योंकि आप देखो होम वर्ब कैरी नहीं करता, होम जो हमारा होता है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है, तो हम इसीलिए उसके साथ नहीं लगाते। कुछ इनमें इनफॉर्मल एक्सेप्शंस हैं, लेकिन पहले हम सीख सके ना, तो वर्ब तब हम इस्तेमाल करते हैं। हु टॉट मैंने आपको दिया, हुज टीचिंग दिया, देखो हमने होम इज टीचिंग नहीं दिया या होम टॉट नहीं दिया, क्योंकि सब्जेक्टिव वर्ड की जरूरत होती है, क्योंकि वर्ब पढ़ाए, तो इसीलिए हम ये बात करेंगे। यानी हु जो इस्तेमाल होता है वो वर्ब के लिए इस्तेमाल होता है। जाहिर सी बात है ये रिलेटिव वर्ड्स जितने भी होंगे उनको एंटीसीडेंट की जरूरत होगी यार, एंटीसीडेंट की जरूरत होगी, तो हमने देखो एंटीसीडेंट रखा है, तो रिलेशन तो है इसका, जाहिर है हु जो इस्तेमाल हुआ है मेन के लिए इस्तेमाल हुआ, तो ये बातें आप जहन में रखें प्लीज। प्लीज इनको थोड़ा समझ लें, थोड़ी देर कर रहा हूँ, जाहिर है तो मतलब आप प्लीज क्लियर हो जाए, मुझे बताओ तो फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। अगर आप समझ रहे हैं कि हु में चक्कर नहीं है तो हम स्टार्ट कर दें, यानी डेट के बारे में स्टार्ट करें। They sent a few players whom they uploaded। बेटा अब आप देखो, अगर ये बराबर हो जाता है, वर्ग बचता नहीं है, तो देखो आपका क्या हो जाएगा, होम जाएगा। ये देखो आप काट लगा, इधर जो आप क्रॉस लगा, तो बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, इसमें कुछ भी नहीं है बेटा। अच्छा वो एक ऐसा है जिसमें सब्जेक्ट वहां पर ना आ रहा हो,
बताओ, कर लिया? A teacher of school who या whom we ask questions was absent from the college. बेटा कौन सा है? तो भी सही है, आसान है। देखो तो अब अगर वर्ब आपका, लेकिन वर्ब तो ज्यादा हो गया, वर्ब तो बढ़ गया, फिर आप किसे कहते हो? बेटा इसका जो होगा टीचर का, जो आपका टीचर सब्जेक्ट है, टीचर जो सब्जेक्ट है, इसका वर्ब देखो ये हो गया लास्ट वाला इसको वर्ब ये पढ़ा है, और इसको देखो ये मिल गया। अभी बाकी वर्ब बचता ही नहीं है, वर्ब बचता नहीं है, तो बराबर जब हो जाता है तो देखो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? होम इस्तेमाल करेंगे। तो ये ज्यादा जो होता है, मतलब यही रूल होता है, कुछ भी नहीं है। अगर कोई भी वर्ब आपको आगे मिल जाता है तो आप यानी वर्ब जो इस्तेमाल करेंगे वर्ड, वो सब्जेक्टिव वर्ड इस्तेमाल करेंगे जो कि हु होगा, और ऑब्जेक्टिव वर्ड हम तब इस्तेमाल करेंगे जब बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना? वर्ब ये जैसे देखो बराबर हो रहे हैं, यहाँ पर देखो बराबर हो रहे हैं, यहाँ पर देखो हमारा वर्ब एक्स्ट्रा हो गया है, तो एक्स्ट्रा हो गया तो हमने देखो हु इस्तेमाल कर दिया। तो हु इन द सेंस, इन द कॉन्टेक्स्ट, इन द रिक्वायरमेंट ऑफ द मोर वर्ब्स इन द सेंस, क्योंकि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए, इसीलिए हम इस्तेमाल करेंगे। चले हम दैट के ऊपर, यहाँ है कुछ नहीं तो कुछ और पहले हम एमसीक्यूज कर लेंगे। बेटा नेक्स्ट हमारा जो है वो दैट है। जैसे दैट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट कैसे इंपॉर्टेंट है? आप बोलेंगे सर दैट तो हम थिंग्स और पीपल के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसमें कौन सी ऐसी बड़ी इंपॉर्टेंस है? लेकिन इसके अंदर जो इंपॉर्टेंस है वो ये कि हम पीपल थिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे बड़ा ये कि जब दो वर्ड्स आ जाए, आपको पता है जब दो डिफरेंट वर्ड्स आ जाए, एक इनका यूज होता है दो डिफरेंट वर्ड्स का होता है। देखो अगर आपके पास समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, यानी ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस आ जाए तो भी हम दैट इस्तेमाल करते हैं। अच्छा सुपरलेटिव डिग्री अगर आ जाए, अगर सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड आ जाए तब भी हम देखो दैट इस्तेमाल करते हैं। अच्छा इसके अलावा देखो यानी ओनली वर्ड आता है, द ओनली वर्ड अगर आता है तब भी देखो हम मतलब ये इस्तेमाल करते हैं। हाँ द सेम अगर वर्ड आता है, द सेम अगर हम इस्तेमाल करते हैं तब भी देखो हम बेटा दैट इस्तेमाल करते हैं। अगर एक मतलब दो डिफरेंट पर्सन वाली बात है बेटा, एक देखो इधर दैट हम इस्तेमाल करते हैं यानी पर्सन प्लस, अब इसमें कोई भी आ सकता है, पर्सन प्लस एनिमल। बेटा पर्सन प्लस एनिमल अगर आ जाएगा ना तो भी आप ऐसे दो सेंटेंस को रिलेट करने के लिए दैट इस्तेमाल करेंगे, तो भी आप ऐसे दो वर्ड्स को रिलेट करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? दैट इस्तेमाल करेंगे। देखो he saw a man and a cat, देखो दैट, अब देखो ये आपका सब्जेक्ट भी हो सकता है, दैट सब्जेक्ट भी हो सकता है। बेटा देखो दैट was या were, दैट was या were in the garden, ठीक है? He saw a man and a cat that was या were in the garden। बेटा देखो अब सॉरी इधर दैट भी आएगा, देखो इधर विच भी आएगा, इधर देखो हु भी आ सकता है, मतलब ये तीन ऑप्शन, जल्दी जल्दी करो शाबाश सर आ गए। तो इनमें राइट कौन सा होगा? अगर इनमें से सिर्फ कैट आता ना तो हम विच इस्तेमाल कर सकते, अगर कोई एक मतलब एनिमल आता तो आप विच इस्तेमाल कर सकते, ठीक है ना? अगर कोई एक मैन आता तो आप हु इस्तेमाल कर सकते, या दैट भी पॉसिबली आप लगा सकते। लेकिन यहाँ पर देखो पर्सन और एनिमल मतलब डिफरेंट है, टू डिफरेंट है बेटा, टू डिफरेंट की बात हुई, टू डिफरेंट की बात हुई, ठीक है ना? टू डिफरेंट की बात है, एक पर्सन है और दूसरा देखो एनिमल है। तो हमने देखो दैट का जो वो यूज करना है, ना विच इस्तेमाल करेंगे ना हु इस्तेमाल करेंगे, कल इन पे जो है वो बात करेंगे ज्यादा।